सामने हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री जो है अभी हाल ही में जो पीएम है अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए पहली बात दोस्तों, आपके जो फिलिस्तीन जो है ना उसको वर्ल्ड लेवल पर आपके फिलिस्तीन प्राधिकरण के रूप में पीए के रूप में जो है वो आपके मान्यता मिली हुई है। ठीक है, लिखिएगा आपके, लेकिन फिलिस्तीन जो प्राधिकरण आपके फिलिस्तीन प्राधिकरण जो है इसके रूप में मान्यता प्राप्त है। इसको बोलते हैं पीए, क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन अथॉरिटी कहते हैं इसको, इसे पीए कहते हैं ना। पहली बात तो फिलिस्तीन प्राधिकरण जो है इसके वर्तमान में नए प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं, इसके वर्तमान में नए प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट कौन हुए हैं, तो लिखना वो अपॉइंट वर्तमान में आपके मोहम्मद मुस्तफा जो है आपके ये यहां के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद मुस्तफा जो है ये यहां के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं। और यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन आपके, तो अब्बास जो है ना, महमूद अब्बास जो है, महमूद अब्बास यहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो महमूद अब्बास यहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद मुस्तफा यहां के नए पीएम अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और दोस्तों जो मोहम्मद मुस्तफा हैं, देखिए पहली बात तो आप फिलिस्तीन समझ लीजिए कि फिलिस्तीन एक्चुअली में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे किसके आपके कि मोहम्मद मुस्तफा क्यों यहां के पीएम बनाए गए। ठीक है, देखिए यहां दोस्तों एक मैप आपके सामने बना रहा हूं, आप केवल इस मैप को देख लीजिएगा। ये आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपके यहां एक डायग्राम आपको मिलने वाला है। देखिए इसके ऊपर नीचे बहुत सारे देश हैं। यहां दोस्तों कौन आपके, यहां पर मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, यहां जो मिस्र है उसका सिनाई प्रायद्वीप हो गया है। यहां दोस्तों पूछूं आपसे, देखो यहां पर पूछूं आपसे, तो जॉर्डन आपके देश हो गया है, जॉर्डन देश आपके, यहां आपका जो सीरिया देश आपके वो हो चुका है, यहां सीरिया देश हो चुका है आपके सामने यहां पर सो, और यहां पर लेबनान हो चुका है कौन, यहां पर सो लेबनान देश हो चुका है, और इधर जो है मेडिटेरियन सी हो चुका है। अभी ये सवाल कोई एग्जाम था उसे पूछा गया सवाल है, इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी गई सवाल। ठीक है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और यहां पर सिनाई प्रायद्वीप मिस्र हो गया है, और ये भूमध्य सागर यहां पर हो गया। ठीक है, यहां जो हिस्सा दिख रहा है ये 1948 से पहले आपके ये पूरा फिलिस्तीन था ना, पूरा फिलिस्तीन था। पर दोस्तों हुआ क्या, यहां दोस्तों आपके जो यहूदी शरणार्थी हैं वो यहां पर आए थे, और आने के बाद में क्या हुआ, आने के बाद दोस्तों आपके वो यहां की मेनलैंड पर बैठ गए, और जो फिलिस्तीन के लोग थे आपके वो यहां पर शरणार्थी बन गए। ठीक है, तो यहां दोस्तों आपके वर्तमान में यहां पर आपके तो वर्तमान में इजराइल जो देश आपके, इजराइल जो देश है वो वर्तमान में यहां पर है। लेकिन यहां पर साथियों दो स्थान ऐसे हैं जहां दोस्तों अभी भी आपके जो फिलिस्तीन है उसका कब्जा यहां पर आपके, वो दो स्थान दोस्तों ये आपके, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम आपके वेस्ट बैंक, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट बैंक दोस्तों, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गाजा पट्टी। आपने खूब नाम सुना होगा, गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसको, गाजा पट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, यह दो स्थान आज भी किसके पास में, यह दो स्थान आज भी जो है वो फिलिस्तीन के हाथ में। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने सुना हो अभी हाल ही में इजराइल और दोस्तों हमास के भी संघर्ष था, जो हमास जो है ना वो इसी पर है, हमास जो है जो हमास संगठन है वो इसी पर रहता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इजराइल और सॉरी वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है इनको मिलाकर आपका फिलिस्तीन बनता है। और यहीं पर बच्चों, यहीं पर छापना, यहीं पर दोस्तों आपके एक स्थान स्थित है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं जेरूसलम। एक्चुअली दोस्तों लड़ाई इसी स्थान की है ना, लड़ाई इसी स्थान की है, क्योंकि दोस्तों यह वो स्थान है जो यहूदियों के लिए, जो इस्लाम के लिए और जो ईसाई धर्म के लिए पवित्र स्थान है, और इसी बात की लड़ाई यहां पर होती है। इजराइल कहता है कि यह हमारा है और आपके फिलिस्तीन बोलता है कि हमारा है, लड़ाई इस बात की जेरूसलम की जो यहां पर स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं यहां पर कि जो फिलिस्तीन जो है, जो फिलिस्तीन जो पीए हमारा, इस पीए के अंदर कौन कौन आपके गाजा पट्टी, और लिखना गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है ये दो इलाके आज भी इसके पास में। ठीक है, और जो मोहम्मद मुस्तफा है ना, इनको इनका जो कार्य है वो होने वाला है, जो गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है वर्तमान में, क्योंकि आप जानते हो इजराइल ने यहां पर खूब अटैक किए हैं, जो तबाह हो चुकी है वहां पर गाजा पट्टी, उसका पुनर्निर्माण करना ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य रहने वाला, इसका उद्देश्य रहेगा जो मोहम्मद मुस्तफा इनका उद्देश्य रहने वाला है गाजा पट्टी जो है इसका पुनर्निर्माण करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं यहां पर लिखिए, पहली बात तो आंसर लिखिएगा, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, मोहम्मद मुस्तफा ठीक आंसर हो चुका है। अगर आपसे पूछूं आपसे तामस शिलोक, इनका नाम कहां सुना है आपने, याद करो ये तामस शिलोक जो है इनका नाम कहां सुना है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना, वंस देर बाद आप आए थे सुबह सुबह, तामस शिलोक बताओ आपके इनका नाम कहां सुना है। ठीक है, अगर आपसे पूछो दोस्तों इजराइल जो है यहां पर अभी हाल ही में हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, हमने अभी जो हाल ही में छापना, हमने अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय जो है स्टार्ट किया था, ये आपको याद होगा, हमारे जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है, इजराइल पूछूं आपसे, इजराइल जो है छाप से, इजराइल जो है देखो यहां दोस्तों इजराइल जो है, इजराइल पूछूं आपसे ना, इसकी जो राजधानी जेरूशलम है, और न्यू शेकेल जो है छापना, न्यू शेकेल यहां की करेंसी है, और निसेट जो है क्या, निसेट जो है वो यहां की संसद है ना, निसेट यहां की पार्लियामेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, न्यू शेकेल राजधानी और निसेट पार्लियामेंट, ये दोनों पॉइंट आपको छापने हैं। मैंने आपसे अभी पूछा हाल ही में जो ये तामस शिलोक साहब हैं, ये दोस्तों अभी हाल ही में कहां के, हाँ हंगरी के, दोस्तों कहां के, हंगरी के नए कौन बने अभी हाल ही में, वो ये बने क्योंकि आप जानते हो कैटलिन नोवोक ने इस्तीफा दिया था, तो उसके स्थान पर तामस शिलोक आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके सामने, यहां पर देखो यहां जो है ये राष्ट्रपति आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना, हाल ही में वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार, आज दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है, और इसके अलावा एक मुद्दा आज जो चुनाव आयोग का आने वाला है, तो ये दो मुद्दे हमारा खूब टाइम लेने वाले हैं, ढंग से हम पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, इसलिए केवल मैं कंटेंट ही लेकर आया हूं आज, है ना। देखना हाल ही में वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछूं आपसे, ये कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है, देखो 3 दिवस नोट करना, 3 नोट कीजिए, 3 दिवस एक साथ नोट कर लीजिए आप लोग जो है, देखिए 3 दिवस
दिवस लिखना है यहाँ पर, पहले तो लिख लीजिए आप कौन सा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स लिखा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। पहला पॉइंट तो आप ये छापिए। पहली बात तो कब होता है ये, 15 मार्च। कब होता है, 15 मार्च को होता है। और इस बार की थीम पूछूं आपसे, 24 की थीम क्या छापना, देखो दोस्तों हर चीज में एआई आ रहा है ना, हर चीज उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। सो इस बार की थीम पूछूं आपसे, इस बार की जो थीम क्या है लिखना आपके, उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर्स के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई जो है वो इसकी थीम है लिखना। उपभोक्ताओं के लिए लिखना, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार, निष्पक्ष छापना, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई जो है वो इसकी थीम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर ये 15 मार्च को क्यों सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था कैनेडी, कैनेडी उनका नाम था। और जो कैनेडी जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने दोस्तों आपके 15 मार्च 1962 जो है, इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को जो है एक कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में, उपभोक्ता राइट्स के बारे में एक संबोधन दिया था। पहली बार वर्ल्ड में ऐसा स्पीच हुआ था, इसलिए इस तारीख को जो इन्होंने क्या कर दिया आपके, इस तारीख को ये डे घोषित कर दिया, ठीक है लिखना। 15 मार्च 1962 जो है, इसको मैंने कहा, इसको जो है जो कैनेडी साहब है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके सामने ना, जो कैनेडी साहब है, इन्होंने एक स्पीच दिया था, संबोधन दिया था इस तारीख को, इसलिए इस तारीख को हम लोग जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे बनाते हैं। लेकिन पूछूं आपसे यह स्टार्ट कब हुआ, तो पहली बार जो है 1983 के अंदर छापना इसको स्टार्ट किया ना, तो पहली बार 1983 के अंदर जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है ना। अब अगर आपसे पूछूं यहां पर, इसके अलावा देखना, अगर पूछे आपसे इस्लामोफोबिया लिखना, इस्लामोफोबिया जो है, इस्लामोफोबिया छापना, इस्लामोफोबिया जो है सो इसके विरोध में पूछा आपसे, इसके विरोध में जो अभी हाल ही में दिवस बनाया गया है, वह दिवस कौन सी तारीख है, वह दिवस भी यही तारीख है क्या, वह दिवस भी आपके 15 मार्च ही है। ये भी आपको छापना, देखो यहां तो वर्ड लिखा इस्लामोफोबिया, मतलब इस्लाम का, आपके इस्लाम से डर लगना, इसका विरोध करने के लिए जो दिवस कौन सा है, वो 15 मार्च है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लिख लीजिए यहां पर आप जो है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस जो है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट हुआ है, तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स जो डे है यह सेलिब्रेट कब हुआ है, यह सेलिब्रेट आपके 14 मार्च को हुआ है। कब हुआ है, 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, 15 मार्च आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, और 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथ डे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल हमारा ऑप्शन नंबर भी सवाल हो गया है, 15 मार्च ठीक आंसर हो गया है, नोट कीजिए। 15 मार्च को इंटरनेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, नोट करना ना। और पूछूं आपसे राष्ट्रीय कब होता है, बताओ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछूं आपसे ये कब होता है, और राष्ट्रीय गणित दिवस जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है यह कब होता है, यह भी आपको छापना है। इसके अलावा विश्व वन्य जीव दिवस पूछूं आपसे, विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह कब होता है। इसके अलावा विश्व जल दिवस पूछे आपसे, और विश्व जल दिवस जो है यह कब होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है, गणित दिवस राष्ट्रीय वाला कब होता है, वाइल्ड लाइफ डे कब होता है, और जल दिवस कब होता है। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिख दिए, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछूं आपसे कब होता है, यह तो दिसंबर माह के अंदर होता है छापना, 24 दिसंबर को आपके ये होता है, ठीक है। और 24 दिसंबर पूछूं आपसे, बताओ कब होता है, 24 दिसंबर को यह दिवस होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय गणित दिवस पूछूं आपसे कब होता है, अरे याद करो राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है आपके, याद करो ये डे भी दिसंबर में होता है। और कब होता है पूछूं आपसे, 22 दिसंबर को छापना ये दिवस होता है, ठीक है। 22 दिसंबर छापना ये दिवस होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, वर्ल्ड वन्य जीव दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये कब होता है छापना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च कब होता है, 3 मार्च को होता है। और विश्व जल दिवस पूछूं आपसे ये कब दोस्तों होता है छापना, अरे वर्ल्ड आपके वाटर डे कब होता है, यह 22 मार्च को होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नोट कीजिए, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखा, नीचे ऊपर दिखा, क्या हुआ भाई, और ऊपर, हाँ नीचे, चलो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछूं आपसे 24 दिसंबर को होता है। हाँ कई तो पढ़ने थोड़ी आए, कई तो आनंद लेना है ना, जिंदगी के आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, आनंद लेते रहो आप, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछूं आपसे 24 दिसंबर, गणित दिवस 22 दिसंबर, वर्ल्ड आपके वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होते हैं, वर्ल्ड आपके वाटर डे 22 मार्च को होते हैं। पर उन्हें अभी प्रसाद दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है, चिंता मत करो, प्रसाद मिलेगा। तो अरे सॉरी ये लिखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है ना। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये मैंने 14 मार्च जो है मैथमेटिक्स डे होता है, ठीक है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है। फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, इसका अध्यक्ष पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ, देखिएगा जो सीबीएसई जो है ना, जो सीबीएसई है इसका अध्यक्ष पूछे कौन अपॉइंट हुआ है, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक, क्या बोलते हैं, केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं, यह भी आपको छापना है, ठीक है। सीबीएसई कहते हैं ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोलते हैं। देखो यहां पर 3 अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा और इसके अलावा ये वाला अपॉइंटमेंट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा अगर पूछूं आपसे यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई जो है, इसके वर्तमान से हेड कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में राहुल सिंह जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राहुल सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। राहुल सिंह जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष अपॉइंट हुए, ये भी आपको ध्यान है। ये दोस्तों आईएएस ऑफिसर है और ये निधि छिब्बर जो है, निधि छिब्बर के स्थान पर अपॉइंट हुए है ना, जो निधि छिब्बर थी आपको याद होगा, इनके स्थान पर इनको रिप्लेस करते हुए ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। निधि छिब्बर दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग जो है ना उसकी सलाहकार बन चुकी है ना, जो नीति आयोग था उसकी सलाहकार बन चुकी हैं और अब इनके स्थान पर राहुल सिंह जो आईएएस ऑफिसर हैं वो यहां पर अभी हाल ही में क्या बने, वो अभी हाल ही में यहाँ पे सीबीएसई के जो हेड है वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, सीबीएसई जो है छापना, सीबीएसई जो है सवाल पूछूं, इसका दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन कभी सुनी होगी आपने, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो पर आप जो है अभी याद नहीं कर पा रहे होंगे उसको। अस्तो मां सदगम में, याद करो, अस्तो मां सदगम में जो है सीबीएसई जो होता है देखना आपके, उसमें लिखा होता है अस्तो मां सदगम में लिखा होता है, मतलब कि बच्चों आपके मतलब की जो मां है वो हमें क्या करे, मां जो है हमें वो हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइएगा, ये इसकी टैगलाइन, ठीक है ना। हे मां ना, हे भगवान हमें, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, ये इसकी टैगलाइन है, सत्य की ओर ले जाइए, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है, ले जाइए, ये इसकी टैगलाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आंसर हो गया हमारा, क्या आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, राहुल सिंह करेक्ट आंसर इसका हो गया है। सीबीएसई जो इसका अध्यक्ष कौन बना भी हाल ही में, राहुल सिंह बना, छाप लीजिएगा। और अस्तोमा सदगम में इसकी टैगलाइन आपने सुना भी होगा, ये हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, इसकी टैगलाइन है और ये राहुल सिंह यहां पर अपॉइंट हुए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 अपॉइंटमेंट और हुए जो कि बड़े महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है एग्जाम के लिए, वो कहां पर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहां पर हुए हैं, जो ईसीआई है हमारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं, जिसको हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। अब देखना दोस्तों मुद्दा यह है यहां पर कि पहली बात देखना, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, क्या 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और इस तारीख को हम लोग जो है नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बनाते हैं, ये आपको छाप लेना है ना। अगर पूछूं आपसे इसका उल्लेख संविधान कौन से आर्टिकल में है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में, कौन सा आर्टिकल नंबर 324 जो है इसमें इसका उल्लेख है, आपको छापना है, ठीक है। इसके पहले पूछूं आपसे, इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके, वो थे सुकुमार सेन, कौन थे, सुकुमार सेन थे। और अगर पूछूं आपसे पहली महिला कौन थी आपके, पहली महिला जो है रमा देवी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले कौन, पहले तो सुकुमार सेन थे और पहली महिला रमा देवी है, यह भी आपको छापना है, इस तारीख को स्थापना होती है इसकी और 324 आर्टिकल नोट कीजिएगा ना। अब मुद्दा दोस्तों इस बात का आता है यहां पर, अभी हाल ही में क्या हो, अभी दोस्तों हाल ही में यहां पर एक तो दोस्तों आपके एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है यहां पर, एक तो यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन है, एक तो यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो यहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में भी यही है, ये चेंज नहीं हुए, ये रहने वाले राजीव कुमार यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इसके अलावा जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें 2 अन्य क्या है, 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, क्या एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 और होते हैं, 1+2 का मामला यहां पर होता है। और दोस्तों यहां पर जो 2 थे ना, उनका दोस्तों नाम क्या था, उनका नाम था एक का दोस्तों नाम, एक का नाम था आपके अरुण गोयल था, एक का नाम छापना, एक का नाम अरुण गोयल था और एक का नाम था क्या आपके, एक का नाम था अनूप पांडे, कौन था, अनूप पांडे, ठीक है। तो अनूप पांडे जी जो है उनका तो हो गया आपके रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, उनका कार्यकाल एंड हो चुका है, ठीक है। और अरुण गोयल जी ने संन्यास, अरुण गोयल जो है इन्होंने दे दिया इस्तीफा, आपको याद होगा अरुण गोयल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यह दोनों यहां से पद से हट चुके हैं, ठीक है, ये भी हट चुके हैं, ये भी हट चुके हैं पद से। अब दोस्तों इनके स्थान पर 2 नए लोग जो हैं वो अपॉइंट हुए, क्या इनके स्थान पर 2 नए लोग अपॉइंट हुए, ये आपको छापना है, ठीक है। इनके स्थान पर 2 नए लोग अपॉइंट हुए हैं, एक दोस्तों ज्ञानेश अपॉइंट हुए हैं और एक सुखविंदर संधू साहब जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ये 2 लोग अपॉइंट हुए, ठीक है। तो इनके स्थान पर 2 नए लोग आ चुके हैं और लिख लीजिए आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें वर्तमान में राजीव कुमार है, वर्तमान राजीव कुमार है। और सो इसके अलावा छापना 2 नए अपॉइंटमेंट हुए अभी हाल ही में, एक दोस्तों आपके तो ज्ञानेश जी हुए, आपके ज्ञानेश जी छापना, एक तो ये अपॉइंट हुए ज्ञानेश जी हुए, ज्ञानेश कुमार बोलते हैं इनको। और सो इसके अलावा कौन आपके, इसके अलावा सुखविंदर संधू जो है वो अपॉइंट हुए ना, सुखविंदर संधू अपॉइंट हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 अपॉइंटमेंट यहां पर हुए हैं अभी हाल ही में, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू, ये दोनों पॉइंट छाप लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला आपका, क्योंकि दोस्तों आज नोट करना, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है आपकी कितनी, 16 मार्च, क्या 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024 आज शाम को 3 बजे जो है वो चुनाव की जो तारीख आने वाली है, जो हमारे आम चुनाव होने वाले हैं उसकी जो डेट आने वाली है, उसका अनाउंसमेंट ये 3 लोग करने वाले, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा 16 मार्च आज की तारीख को शाम को 3 बजे जो आम चुनाव होने वाले हैं उसकी जो डेट आने वाली है उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तीनों नाम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कभी सवाल पूछूं आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस के चुनाव,
कौन कौन से चुनाव जो है उसे करवाता है आपके सामने। एक तो दोस्तों आपके राष्ट्रपति जो है इसके चुनाव और जो उपराष्ट्रपति जो है इसके चुनाव करवाता है ना। सेकंड छाप ना लोकसभा एमपी के चुनाव और राज्यसभा एमपी जो है इसके चुनाव भी करवाता है, ठीक है। थर्ड छाप थर्ड आपके एमएलए के चुनाव जो है और जो एमएलसी के चुनाव है वो भी करवाता है। तो ये सारे चुनाव कौन कर, ये सारे चुनाव जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। कौन कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है ना, लोकसभा एमपी राज्यसभा एमपी और इसके अलावा एमएलए और एमएलसी का चुनाव करवाने वाला संस्था ये, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं यहां पर जो राज्य है, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो कि हर स्टेट में होता है, यह पहली बात तो संविधान के कौन से आर्टिकल में है वो आपको छापना है, ठीक है। इसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लिखना, इसके अलावा यह जो है जो लोकल गवर्नेंस जो होता है, जो पंचायती राज है, जो नगर पालिका है, ये सारे चुनाव जो है ये करवाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज नगर पालिका जो है ये सारे चुनाव करवाता है कौन, आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, सवाल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है वो आप लोग बताने वाले हो, ठीक है। चलिए देखो, ये भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ना, सीबीएसई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए इस समय जो है वो ये वाला अपॉइंटमेंट बेटा, कौन सा, जो निर्वाचन आयोग वाला अपॉइंटमेंट हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने पूछा आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका जिक्र कहां पर, इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 243 के, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 243 के हो गया। एक और है भाई साहब, एक और है, कौन सा है, 243 पूछूं आपसे, एक और आर्टिकल है, के तो है ही है, ठीक बात है, के तो हो गया। इसके अलावा एक आर्टिकल और है जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया आपके, वो याद करो कौन सा है, ठीक है। देखो, जब बात करूंगा मैं पंचायती राज के लिए तो कहां पर है, 243 के अंदर है। जब बात करें नगर पालिका की बेटा, जो आपके अर्बन बॉडीज हैं उसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है, उसके बारे में छापेगा 243ZA, कहां पर 243ZA में लिखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। तो सीबीएसई के हेड कौन बने, राहुल सिंह बने, फोटो आपके सामने यहां पर है, अस्तोमा सदगम में लिखा हुआ है, यहां पर ये इसका आपके लोगो है, यहां पर जो है आपको टैगलाइन इसकी लिखी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आ गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है। आप खूब देख रहे होंगे, हर चैनल पर बहस चल रही होगी इस मुद्दे के ऊपर जो है कि क्या होना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर जो है आपको अखबार में मिलने वाला है, आपकी खोपड़ी में बहुत कुछ चल रहा होगा इसको लेकर के। तो आइए पूरा मुद्दा समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 19 से 24 के बीच में चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक दल चंदा प्राप्त करने वाला दल कौन सा है, सवाल आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है जो अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ, चालू है अभी भी। मंडे को उसका एक और हियरिंग होने वाली है, मंडे को एक और डिसीजन आने वाला है, लेकिन अब तक जो हुआ है वो आपके सामने रखने वाला हूं मैं, ठीक है। देखिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड आपके स्टार्ट हुए थे 2018 में, घोषणा हुई थी, 19 से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हो गए थे। मतलब दोस्तों, अगर आपको चंदा देना किसी पार्टी को तो पहले आप क्या करते, पहले आप जो है वो कैश देते थे। जिस प्रकार मंदिर में जाते हो आप लोग, जो है मंदिर में चंदा वो लगा हुआ होता है, आप वहां जाते हो, उसमें डाल देते हो 1000 रुपया 2000 रुपया, सो ऐसे ही पहले पार्टी के लिए कैश चंदा होता था। तो इस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कैश नहीं लेंगे चंदा जो है इस बार, अब पार्टी को चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिलने वाला, ये घोषणा वहां पर होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली बात आपने पहली बात सो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसकी शुरुआत होती है, और लिखो लिखना दोस्तों आपके, इसकी शुरुआत पूछूं आपसे 1818 में इसकी घोषणा होती है। और लिख लीजिए आप यहां पर सो राजनीतिक जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, इन राजनीतिक पार्टी को दोस्तों आपके जो आपके चंदा जो मिलता है आपके, इस चंदा को देने के लिए आपके ये स्टार्ट किया, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या था, इसमें आपके एक तो जो चंदा देने वाला था ना उसका नाम उजागर नहीं होता है आपके, और जिस पार्टी को दिया है उसका नाम भी यहां पर उजागर नहीं होता है, ठीक है। यहां दो काम हुए, ठीक है। यहां दोस्तों आपके तो चंदा देने वाले का, चंदा देने वाले का, चंदादानकर्ता का नाम, और जिस पार्टी को दिया है, जिस पार्टी को दिया है सो इसका नाम जो है यहां पर उजागर नहीं होता है। ये आपके ऐसे स्टार्ट हुआ, मतलब कि सो गुप्त दान, मान लो आप गुप्त दान की तरह था कि आपको पार्टी को चंदा देना, कुछ मत कीजिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड देगा कौन, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, उसको ऑथराइज कर दिया कि भाई ये लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप आप जो है वो चंदा दे दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको नोडल बैंक बनाया गया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यही बैंक कर रही थी भाई साहब। अब वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोच रहा है यार मैंने क्यों ही शुरू किया ये काम, जो है ना ये फंस गया भाई साहब, पूरी तरह फंस गया ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया भाई आप नोडल बैंक हो, इलेक्टोरल बॉन्ड आप बांटने वाले हो, आपको जिम्मेदारी मिलती है इसकी, जो है। अब दोस्तों इसने बांटना स्टार्ट किया इलेक्टोरल बॉन्ड, जो है ये पिछले 5 साल से बांट ही रहा है, ठीक है। 2019 से 24 जो है इसके बीच में इसने खूब दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड बांटे हैं, जिसमें 1000 रुपए भी था, जिसमें आपके 1 लाख रुपए भी था, जिसमें 1 करोड़ रुपए भी आपके बॉन्ड था। ये बॉन्ड बांटना स्टार्ट किया, ठीक है। यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या यह दोस्तों मामला आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट वहां पर आपके 5 न्यायाधीश जो हैं, ये 5 न्यायाधीश की आपके एक संवैधानिक बेंच बैठती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी बेंच में 5 न्यायाधीश होंगे या इससे अधिक होंगे, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलने वाले हैं। तो 5 न्यायाधीश की बेंच यहां पर बैठ जाती है, ठीक है। और यहां जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं, जो कि दोस्तों आप जानते हो मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, वो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपके चंद्रचूड़ जी जो है, वो यहां पर इसके अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बोलते हैं कौन, आपके जो 5 न्यायाधीश की बेंच बोलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। सुना दोस्तों,
अब कहानी शुरू होती है। इन्होंने कहा कि जो चुनावी जो बॉन्ड है ना, ये चुनावी जो बॉन्ड है यह है असंवैधानिक। क्या है ये दोस्तों? आपके अनकॉन्स्टिट्यूशन है, असंवैधानिक है, और इसको अब क्या किया जाए? इसको समाप्त किया जाए, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके चुनावी बॉन्ड था उसको बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। आपकी खोपड़ी में सवाल आ रहा होगा कि सर ये असंवैधानिक क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने आपके जनता को बोला है कि आपके पास में आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास में, सूचना पाने का अधिकार आपके पास में है, तो फिर यहां पर दोस्तों यहां पर तो ये लागू ही नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 19 बने आपके, आर्टिकल जो 19 छापना, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता आपके पास में है, और इसके अलावा जो है आपके पास आरटीआई एक्ट है, मतलब कि सूचना लेने का अधिकार आपके पास में है। तो इस बेस पे क्या हुआ? इस बेस पे जो है इसको एंड कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चुनावी बॉन्ड से एंड हो गया। एसबीआई ने बोला कोई बात नहीं, एंड हो जाने दो, अपना काम तो हो ही गया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप ऐसा करना, आप अगले 26 दिनों के अंदर, क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जी? बोल रहे हैं आप ऐसा करना, आप अगले 26 दिनों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोला गया कि भाई जिसने भी जितना आप अगले 26 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसकी पूरी जानकारी जो है वो किसको? वो चुनाव आयोग जो है इसको सबमिट करना, और चुनाव आयोग जो है वो इस जानकारी को अपनी जो साइट जो है, अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश करने वाली है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। अब आप सोचिए यार, आप सोचना दोस्तों, जिन्होंने चंदा दिया था मान लो, और जब वहां पर लिखा हुआ था कि भाई दान देने वाले का नाम उजागर नहीं होगा, और जिस पार्टी को दिया नाम उजागर नहीं होगा, कितने लोगों ने चंदा दे दिया होगा? सोचिए, आपकी नाम थोड़ी आएगा बाहर। अब दोस्तों सोचना क्या हुआ होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई साहब कि जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपकी जानकारी है आपके पास, सारी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को दीजिए, वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने वाली है। ऐसा 26 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। 25 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या 25 दिन तक भाई साहब ये एसबीआई वाले जो हैं वो लंच पर चले गए ना? 25 दिन जो है एसबीआई वाले जो हैं वो लंच पे चले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया ना। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट गए और बोले कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, 3 हफ्ते का। कितना? हमें जो है हमें 3 वीक का टाइम चाहिए, 3 हफ्ते का टाइम चाहिए, हम तब सबमिट कराएंगे अपनी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या करोगे 3 हफ्ते का? इन्होंने कहा टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारा मामला ऑनलाइन है, एक बटन दबाओगे सारी जानकारी आ जाएगी, और आप तो देश की सबसे बड़ी बैंक हो, आपको 3 हफ्ते चाहिए तो और बैंक का क्या हाल होगा? भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई इन लोगों की वहां पर एसबीआई की, मतलब दोस्तों ये इस पोजीशन में थे, गुरुजी माफ करो, क्या गुरुजी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई 3 हफ्ते नहीं है, आपको केवल 1 दिन मिलने वाला है। 25 दिन तो हो चुके थे, 25 डेज तो हो चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके पास केवल 1 दिन है, और यह बात 11 मार्च की है, बात जो है वो 11 मार्च की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 12 मार्च को शाम 5 बजे से पहले जो है सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, और वो उसे पब्लिश कर देगा। भाई साहब जो काम दोस्तों ये 25 दिन में नहीं कर पाए, आप सोचिए वही काम इन्होंने 1 दिन में कर दिया है। मतलब ये लोग लंच से वापस आए और फटाफट काम में लग गए। भाई साहब जो जानकारी मिली उसको उठा लिया, पर इसमें झोल कर दिया इन्होंने। भाई साहब क्या झोल किया वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 12 मार्च को 5 बजे तक आपके, मतलब 1 दिन के अंदर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, ये इन्होंने कह दिया। ठीक है, चलो ठीक बात कह दिया इन्होंने आपके। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा ठीक है, हम जानकारी जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसको देने वाले हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस जानकारी को छापना 12 मार्च को शाम को 5 बजे के बाद जो है पब्लिश कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने जानकारी दे दी इसको, और इन्होंने पब्लिश कर दी। अब उस जानकारी में क्या हुआ भाई साहब? उस जानकारी में आपको बहुत सारे आंकड़े जारी हुए। जानकारी के अंदर पहली बात तो बोला गया कि भाई सर्वाधिक चंदा जो आपके वो किस पार्टी को मिला? वो मिला किसको? आपके वो मिला है बीजेपी पार्टी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको सर्वाधिक चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये इन्होंने बोला। और ये पिछले 5 साल के आंकड़े ना, ये है 19 से 24 के आंकड़े, पिछले 5 साल के आंकड़े कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको सर्वाधिक चंदा मिला है। मतलब दोस्तों कुल जो चंदा मिला है ना, कुल जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका लगभग 47.5% जो है अकेले इसके पास में है। ठीक है ना, लगभग 47.5% जो पैसा है वो अकेले इस पार्टी के पास में है, और लगभग 6060 करोड़। भाई साहब इसमें जीरो कितनी होंगी बेटा बताओ आप ना, इसमें जीरो कितनी होंगी? 6060 करोड़। यहां कोई 2 रुपए नहीं देता भाई साहब, 6060 करोड़ रुपए देंगे दिया है बीजेपी पार्टी को, पहले नंबर पर यह पार्टी रही है, और 47.5% जो है इतना चंदा इसके पास में, कुल का जो है इतना इसके पास में है। ठीक है, और सेकंड नंबर पता किसका है? सेकंड नंबर जो कह रही थी ना भाई मैं बहुत गरीब हूं ना, हाँ, जिनका दोस्तों आप याद की, जिनको पार्टी का नाम मैंने लिखाया था आपको कि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, वो है ममता बनर्जी, आपको याद है? उन पार्टी को आया सेकंड नंबर पर। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल जो कांग्रेस है जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है, इनके नाम जो है सेकंड स्थान इनका नाम आया है। तृणमूल कांग्रेस सेकंड स्थान, कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस सेकंड स्थान पर है। और दोस्तों कितना आपकी ये जो है वो 1609 करोड़ रुपए जो है इनके पास में आया है। ठीक है, इनके पास है। और थर्ड स्थान जो है, जो कांग्रेस का जो आपके स्थान है, थर्ड स्थान पर कांग्रेस पार्टी है, ये लगभग दोस्तों लगभग 1421 करोड़ रुपए जो है इतना इनके पास में आया है। ठीक है, मतलब दोस्तों जितना कांग्रेस पार्टी के पास चंदा आया है ना,
उतना चंदा तो एक कंपनी ने दे दिया है ना, अभी किसको दिया वो नाम उजागर नहीं हुआ है, बताऊंगा ना, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपके जो दल है वो आपके सामने यहां पर है, इनको चंदा प्राप्त हुआ है। अब मुद्दा यह है कि भाई सबसे अधिक चंदा देने वाला भारत में कौन दोस्तों ना, लेकिन आपके भारत में सर्वाधिक पूछूं आपसे, भारत में सर्वाधिक जो आपके चुनावी जो बॉन्ड से चंदा जो प्राप्त हुआ है उसको देने वाले कंपनी का नाम क्या, उस कंपनी का नाम छापना, उस कंपनी का नाम है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज छापा, कंपनी का नाम है ना फ्यूचर गेमिंग एंड होटल कंपनी जो है, ये आप होटल सर्विस जो है यह कंपनी का नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इस कंपनी को सर्वाधिक चंदा प्राप्त देने वाली कंपनी ये कंपनी है आपकी, जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम है, सो इस कंपनी ने सर्वाधिक चंदा दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस कंपनी ने आपके मात्र 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है, ठीक है। मात्र 1368 करोड़ रुपए जो है वो चंदा दिया इन्होंने, इस कंपनी ने आपके बॉन्ड में दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले स्थान पे एक कंपनी आ चुकी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इस कंपनी का मुख्यालय भाई साहब इत्तू सा मुख्यालय, इसका इत्तू सा मुख्यालय इस कंपनी का, और चंदा देने वाली कंपनी कितनी है 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है, गजब कर दिया भाई, तो खेला कर दिया इसने जो है, इतना चंदा इनके पास में आ चुका है, ठीक है। अब मुद्दा दोस्तों इस बात का हुआ, मुद्दा इस बात का हुआ है कि पहले स्थान में कंपनी आ चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बात बताओ एसबीआई वालों, तुम बहुत तेज खोपड़ी के इंसान हो, क्या तुम बहुत तेज खोपड़ी के इंसान हो, हमने तुमसे ये बोला कि सारी जानकारी देनी है, तुमने सारी जानकारी दी ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला नहीं हमने दे दी है, इसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरी बात सुनो, यह चंदा किसने किस आपके पार्टी को दिया है वो भी उजागर करो, बोलो आगे बिहारी लाल की जय। सोचिए आप दोस्तों, इनका सोचिए एक बार जो है, जो कहानी यहां से शुरू हुई थी कि इसमें लिखा हुआ है चंदा देने वालों का नाम उजागर नहीं होगा और पार्टी का नाम भी उजागर नहीं होगा। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह बोल रहा है कि एक बात बताओ रे, तुम ये बात बताओ, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भाई इस बंदे ने इस पार्टी को चंदा दिया है, ए नाम का बंदा है, इसने इस बी पार्टी को चंदा दिया है, वो नाम भी बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोला है कि आपने यह क्यों नहीं बताया कि जो चंदा देने वाला है आपके, उस देने वाले का ना देने वाला जो है उसने किस पार्टी को चंदा दिया है, किस पार्टी चंदा दिया आपके और कितना दिया है, यह भी तो उजागर करो, तभी तो पता लगेगा कि भाई किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। अब सोचिए जब दोस्तों ऐसा होगा, मान लो आप जब ऐसा होगा कि भाई नाम सामने आएंगे तो भाई कितने डूबने वाले आप देख रहे हो ना, और तेरे पास इतना पैसा था क्या, तो नाम डूबने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एसबीआई ने क्या कहा, एसबीआई ने आपके, आप बोलोगे सर एसबीआई ने ऐसा झोल को कही आपके, क्योंकि दोस्तों एसबीआई ने आपके मान लो ये क्या है, मान लो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो किसी ने भी चंदा दिया होगा तो उसके बदले में उसको ये मिला होगा। यहां दोस्तों यहाँ पर कोड लिखा होता है, उसको ये लोग बोलते हैं, उसको नाम दिया इन्होंने आपके कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड नंबर है, क्या है ये एक अल्फा, यहां पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है, यहां पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है। बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसने इस नंबर को नहीं दिखाया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इस नंबर को नहीं दिखाया, उसने ये वाली जानकारी खा गई, और इसी में लिखा होता है कि भाई यह चंदा जो है आपके वो किस पार्टी को गया है, वो यहां पर लिखा होता है, और कितना गया है वो इस कोड के अंदर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जवाब दो आप मुझे कि यह काम आपने क्यों नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो अगली जो डेट दी आपके वो दिए 18 मार्च, इस तारीख को सुनवाई करने वाली है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना जवाब देने वाली है। अब देखते हैं होता क्या है, अगर नाम दोस्तों एक बार बाहर आ जाए ना भाई साहब, मौज हो जाए, क्या मौज हो जाए ना, सबके नाम दिखाऊं आपको कितना पैसा किसने दिया है, ठीक है। ये पूरा खेल आपके सामने यहां पर खेला गया ना। तो लिखिएगा आंसर, लिखिए आप ऑप्शन नंबर, मैंने पूछा आपसे चुनावी बॉन्ड जो है, एक बार यार दिल से तालियां बजाओ आप लोग इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, बाकी जाए भाड़ में। पर दोस्तों जो बोल्ड डिसीजन सामने आया है ना, मतलब देख करके खुश हो गया कि यार डेमोक्रेसी जिंदा तो है भाई साहब, मतलब कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट अपने अलग ही रंग में होता है, अलग ही ढंग में होता है। हाँ, लीगल मतलब लीगल, इलीगल मतलब इलीगल, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो भाई साहब। देखिए अब देखते हैं क्या होता है। हमारा आंसर हो गया है चंदा देने वाला कौन आपके छाप किसको प्राप्त हुआ है, वो मिला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी मैंने बताई आपको, आपके कंटेंट के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको लिखा दिया ना। चलिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा रिलीज कर चुके हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ दोस्तों इस प्रकार का ये बॉन्ड होता है, इसमें एक कोड लिखा होता है आपके, और वही कोड अभी एसबीआई जारी नहीं किया है, उसका मतलब नहीं बताया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना, रणजी ट्रॉफी 24 की पूछूं आपसे, जीतने वाली जो टीम कौन सी है, रणजी ट्रॉफी 24 जो है, देखो पहली बात तो खेल कौन सा है, खेल हो गया हमारा कौन सा, क्रिकेट खेल हो गया, ठीक है, क्रिकेट खेल हो गया। रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट खेल की ट्रॉफी आपके रणजी देवधर अभी लिखा दूंगा आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, सेकंड पॉइंट छापना, सेकंड पॉइंट जो है, देखो नाम तो सामने आना चाहिए भाई, हमारा तो 1 भी रुपया नहीं गया तो हम क्यों टेंशन ले, नाम सामने आना चाहिए कि भाई तुम्हारा, तुमने दिया रुपया, तुमने भी नहीं दिया होगा, तुम अपन दोस्तों चाय पीने के लिए दोस्त को पैसा ना दें, ये तो भाई साहब फिर भी पार्टी है, इनका पैसा तो पता है वापस आना नहीं है, चलो एक बार दोस्त पैसा वापस दे देगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है, पर ये पैसा तो वापस नहीं आने वाला, हमें पता है, तो हम तो दोस्त को पैसा ना दे, ये तो अलग बात है। तो ना आपने दिया ना मैंने दिया, तो भाई साहब नाम सामने आए तो फिर मजा आए कि किसने किसको दिया है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 24 क्रिकेट खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मुंबई टीम जो है
मुंबई टीम जो है वो इसका विनर बन गया है, वो जीत गया है इसको, ठीक है। और इसके अलावा विदर्भ जो है उसको इन्होंने हराया, ठीक है। तो विदर्भ जो है वो उप विजेता बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीतने वाला मुंबई हो गया है और हारने वाला विदर्भ हो गया है ना। जीतने वाला मुंबई हो चुका है और हारने वाला जो है विदर्भ हो चुका है। और यह इस बार जो है 42 क्रम की थी। और सो पहली बार जब ये हुई थी, पहली बार जब हुई थी ना आपके, तब भी बॉम्बे ही इसको जीता। उस समय इसका नाम बॉम्बे था, तब भी बॉम्बे जीता ना। तो 1934 टू 35 पूछूं आपसे, उस समय बॉम्बे ही आपके बॉम्बे जो है वो इसको जीता था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे कि भाई इसका आयोजन पूछूं आपसे कहां दोस्तों हुआ, छापना जो इसका होस्ट था वो कौन था, वानखेड़े स्टेडियम इसका होस्ट था, यहां पर ये हुआ, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मुंबई ठीक आंसर है, मुंबई जीत गया है, विदर्भ हार गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछूं यहां पर कि भाई साहब क्रिकेट जो है, क्रिकेट छापना, इसकी ट्रॉफी कौन कौन सी है, वो छापी कौन कौन सी है। विजय हजारे ट्रॉफी छापना, ये ट्रॉफी इसकी हो गई आपके एक। इसके अलावा पूछो कौन आपके, इसके अलावा ना देवधर ट्रॉफी इसकी हो गई है। इसके अलावा दलीप ट्रॉफी जो है वो भी इसकी हो चुकी है, दलीप ट्रॉफी हो चुकी है। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा पूछूं आपसे विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी दोस्तों। और इसके अलावा रणजी ट्रॉफी तो हो ही गई है। इसके अलावा सीके नायडू कौन सा है, सीके नायडू ट्रॉफी जो है वो भी इसी की है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी ट्रॉफी उसी की है ना, क्रिकेट की ट्रॉफी है। विजय हजारे, देवधर, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी आपके। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी कौन सी, ईरानी ट्रॉफी पूछूं आपसे, ये सारी ट्रॉफी इसी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले की बात आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने लिखाया था आपको विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसको जीतने वाला कौन था, याद कीजिए। तो इसके अलावा पूछूं आपसे सीके नायडू आपके जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में किसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में पूछूं आपसे, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अभी कौन शामिल, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अभी कौन सी पहली भारतीय महिला शामिल हुई है ना, पहली भारतीय महिला शामिल हुई है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना अभी दोस्तों किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड 24 मिला है। यह 4 अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा, जीतने वाला कौन था, सीके नायडू अवार्ड किसको मिला है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। अर्जुन अवार्ड पाने वाले कौन थे आपके, मोहम्मद शमी थे, 26 को मिला है, उसमें मोहम्मद शमी को भी प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके, डायना एडुल्जी कौन है, डायना एडुल्जी छापना आपके शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे सीके नायडू अवार्ड किसको मिला छापना, यह मिला है रवि शास्त्री को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपके फारूक जो इंजीनियर हैं इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रवि शास्त्री और फारूक जो इंजीनियर है इनको प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, याद कीजिए आपके ये जीतने वाला हरियाणा हो गया है और हारने वाला राजस्थान हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो अभी हाल ही में आया था, देखिए दोस्तों आपके जो आईसीसी अवार्ड है, आईसीसी जो अवार्ड है ये अभी हाल ही में T20 का किसको प्राप्त हुआ है, वनडे का किसको प्राप्त हुआ है, और जो टेस्ट जो है इसका किसको मिला है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, आईसीसी अवार्ड, T20, वनडे, टेस्ट किसको प्राप्त हुए वो आपको छापना है, ठीक है। देखिए तो T20 पूछूं आपसे, आईसीसी अवार्ड T20 पूछूं आपसे छापना, याद कीजिए आपके T20 वाला किसको मिला छापना, T20 वाला जो है अभी हाल ही में सूर्य को मिला है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा वनडे वाला किसको मिला, वनडे वाला छाप रहा हूं, वनडे वाला जो है विराट कोहली को मिला है, ठीक है। विराट कोहली को वनडे वाला मिला है ना। और जो टेस्ट वाला किसको मिला आपके, वो मिला है उस्मान ख्वाजा को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में सेंट्रल आपके मिनिस्टर अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का शुभारंभ किया है, एनआईए, क्या आप लोग बताओगे मुझे एनआईए जो है इसके वर्तमान हेड कौन है, बताओ एनआईए के वर्तमान हेड कौन। देखो एनआईए, पहली बात पूछूं आपसे, दोस्तों एनआईए जो है, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया है कि जो एनआईए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, लिखना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है एनआईए की। मैंने पूछा है आपसे इसका हेड कौन है, आप इसका हेड थोड़ी बताओगे, आप तो इस क्वेश्चन का आंसर, आप दोस्तों इतने आपके बुद्धिमान व्यक्ति हो आप लोग, मतलब मैंने सवाल नहीं पढ़ाया फिर भी आपको आंसर पता है, पर जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बताओगे आप लोग ना, जो कि पुराना सवाल है फिर भी नहीं बताओगे आप लोग ना। लेकिन एनआईए दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपके एक दोस्तों आपकी एजेंसी है, इसकी स्थापना 2009 में होती है ना। तो 2009 में इसकी स्थापना होती है। और सर आपको याद दोस्तों होगा आपके 8 में हमारे ऊपर दोस्तों हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो भविष्य में ऐसे अटैक ना हो हमारे ऊपर जो है, इसको रोकने के लिए हमने इसकी स्थापना की है। छात्रों इसकी स्थापना पूछूं आपसे, इसकी स्थापना आतंकवादी जो हमले होते हैं, आतंकवादी जो हमले हैं इनको रोकने के लिए जो है एनआईए की स्थापना होती है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना होती है, ये आपको छापना है। 8 में हुए थे और 9 में इसकी स्थापना हमने कर दी, ठीक है। वर्तमान में दिनकर गुप्ता जी जो आईपीएस हैं वो इसके वर्तमान में हेड, ठीक है। दिनकर गुप्ता जी छापना इसके वर्तमान हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अभी हाल ही में 2 आपके कार्य किए यहाँ पर। अमित शाह जी ने 2 कार्य किए, एक तो पहल स्टार्ट की है और एक ऐप स्टार्ट की। एक तो आपके संकल्प ऐप, कौन सा है, एक तो संकल्प ऐप स्टार्ट किया है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। संकल्प आपके जो मोबाइल ऐप जो है वो अभी हाल ही में स्टार्ट किया, ठीक है। आप पूछोगे सर क्यों स्टार्ट किया, जो भी दोस्तों आपराधिक जो भी कानून होंगे, जो भी आपके क्रिमिनल जो कानून है उन सबको एक जगह कर देगा यहाँ पर संकल्प ऐप में। अगर आपको चेक करना हो चेक कर लीजिए कि भाई इस क्राइम के लिए कौन सा कानून बनाया जाएगा, वो यहाँ पर तय हुआ है, ठीक है। जितने
जितने भी आपराधिक जो कानून है वो यहां पर दर्ज है, ठीक है। जो भी दोस्तों आपराधिक कानून, जो भी क्रिमिनल आपके कानून जो है वो यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस ऐप में जो भी क्रिमिनल जो आपके जो भी हमारे लॉ हैं उनका जो समूह है, उनका जो उल्लेख है वो यहां पर किया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, ये काम यहां पर हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, ये काम तो संकलन ऐप, संकलन ऐप नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि भाई संकलन यहां पर हुआ होगा, इसलिए संकलन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। संकलन ऐप छापना, जो भी हमारे जो भी कानून है उन सबके बारे में उल्लेख यहां पर हुआ है संकलन ऐप में, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक आपके एक और काम यहां पर हुआ, कौन सा आपके, वो है CCMS जो है वो प्रणाली जो पहले वो स्टार्ट हुई है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म जो भी आपके जो अपराध है, जो भी क्राइम जो हुए हैं उन सब मामलों का आपके मैनेजमेंट करना और सिस्टम स्थापित करना, इसके लिए हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप पूछूं आपसे इसका काम क्यों, इसका काम हुआ है आपराधिक छापना, क्रिमिनल मतलब आपराधिक आपके मामला प्रबंधन प्रणाली जो है इसकी भी स्थापना अभी हाल ही में हुई है, ये भी आपको छापना। आपके काम का क्वेश्चन क्या है, आपके काम का क्वेश्चन यही है, संकलन ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, छापना गृह मंत्री ने लॉन्च किया है और NIA के लिए लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, संकलन ऐप अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, कमेंट को जूम करना, अगर पूछे आपसे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देख भाई मुझे बॉन्ड नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसा कहीं सुप्रीम कोर्ट बोले कि बताओ पैसा किस किसने दिया है ना, हाँ मुझे नहीं चाहिए बॉन्ड आपका, आप रखो अपने पास बॉन्ड, ठीक है। CCM आपके क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है, देखो PB शब्द पहल जो है ना ये आपके और मेरे लिए बड़े काम की होने वाली है, मेरे लिए बड़े काम की होने वाली है। अब सुनना इसमें क्या दोस्तों होने वाला है, ठीक है। PB मतलब पूछूं आपसे, पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, इसको लॉन्च करने वाला छापना कौन आपके, वो है श्री अनुराग ठाकुर जी लॉन्च करने वाले हैं ना। आपको याद होगा दोस्तों आपके ये कौन आपके, ये छापना, ये भारत के वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, खेल मंत्री भी यही है बात का ना, ये मंत्री भी यही छाप रहे हो, मतलब कि आपके पास कोई सूचना पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार जो है ये मंत्री होते हैं अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास DD दर्शन है आपके, या जो भी हमारे पास में राइट टू प्राइवेसी भारत के पास में है दोस्तों, बिल्कुल है आपके राइट टू प्राइवेसी जो है, पर दोस्तों आपके हमने किसी को पैसा दिया है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आता है। हमने किसी को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो बैंक तो ये जानती है ना मैं किसको पैसा दिया दोस्तों। जब मेरे बैंक में कोई पैसा होगा सोचिएगा और मैं उसको किसी पार्टी को दूंगा, किसी को भी दूंगा, तो समस्या क्या है मुझे बताने में, भाई मेरा पैसा था, मैंने टैक्स दिया उसके ऊपर जो है और मैंने पैसा दिया उसको जो है, तो बताओ ना, नाम सामने लेकर आओ ना, किसको दिया क्यों दिया बता दो सामने आकर के, कौन सी बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर जी आपके जो है छापना, इन्होंने लॉन्च किया इसको अभी हाल ही में, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसको लॉन्च हो गया आपके, देखो अब PB मतलब पूछूं आपसे प्रसार भारती, किसके लिए, प्रसार भारती जो है इसके लिए लॉन्च किया इसको, और दोस्तों इसका जो भी जानकारी जो होती है आपके उसको साझा करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो प्रसार भारती इसके लिए लॉन्च किया आपके, और जो शब्द जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपके सूचना साझाकरण जो है, सूचना साझाकरण तो पूछूं आपसे, ये इसकी फुल फॉर्म है ना, सेवा सर्विस जो है ये लॉन्च हुई अभी हाल में। मतलब बच्चों जो आपके जो DD है, जो दूरदर्शन जो आप जानते हो, या जो ऑल इंडिया रेडियो जानते हो, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं ना। जो AIR है, जहां से भी मैं आपके लिए न्यूज लेकर आता हूं ना, एक्चुअली में वो सब यही है। मैं लेकर आता हूं कहां से, DD से लेकर आता हूं, दूरदर्शन लेकर आता हूं आपके, AIR से लेकर आता हूं, मैं यहीं से लेकर आता हूं, ठीक है। मैं यहीं से लेकर आता हूं आपकी न्यूज जो है। तो ये सारी जो न्यूज है ना, इन सारी न्यूज को आपके उन्होंने कहा है, ये सारी जो न्यूज है इनको ऑडियो फॉर्मेट में, इनको वीडियो फॉर्मेट में, इनको टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपके, इनको इमेज फॉर्मेट के अंदर जो भी सूचनाएं होंगी वो सूचनाएं जो है वो इस ऐप के ऊपर जो है, जो PB शब्द ऐप है हमारा, इस ऐप के ऊपर जो है हम शेयर कर देंगे, जिससे आपको एक जगह जो है सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में जो प्रसार भारती इसकी सारी सूचनाएं जो है वो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज फॉर्मेट में आपके इस ऐप पर मिलने वाली है आपको, जहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो लिखिएगा अभी दोस्तों हाल ही में ऑप्शन नंबर सी आ गया है, प्रसार भारती ठीक इसका आंसर हो गया है, इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया इसको, ऑप्शन नंबर सी क्लास करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, इसका PB शब्द हो गया। फोटो आपके सामने यहां पर दे दी आपके, ये लिखा हुआ है DD न्यूज है, आकाशवाणी है, और आपके AIR जो न्यूज है आपके, इनको मिला के एक ऐप बनाया गया, शब्द ऐप बनाया गया है, और ये अभी हाल ही में जो अनुराग ठाकुर जी जो है उन्होंने लॉन्च किया, जो कि फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है ना। आगे बढ़िएगा, हाल ही में भारत का पहला इंडोर मतलब कि आपके इंडोर मतलब कि बंद आपका ना, ऊपर से बंद हो, इंडोर एथलेटिक सेंटर जो है वो अभी हाल ही में कहां स्थापित हुआ है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडोर एथलेटिक सेंटर जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में स्थापित हुआ है। पहला प्रश्न तो ये है कि ये सेंटर जो है कहां स्थापित हुआ है, यह सेंटर आपके भारत का पहला, ये भारत का पहला है, ये भारत का फर्स्ट है, पहली बात तो। सेकंड पूछूं आपसे, ये दोस्तों अभी हाल ही में जो कलिंगा जो स्टेडियम है आपके, कलिंगा जो स्टेडियम है जो कि भुवनेश्वर के अंदर आपके, कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, यहां स्थापित किया है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में कलिंगा स्टेडियम आपके ओडिशा के अंदर जो है अभी हाल ही में भारत का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि साथियों कि आपके इंडोर होगा, आपके देख लीजिए इसको, आपके तो दोस्तों ऐसे होने वाला इंडोर होगा, आपके ऊपर भी छत होने वाली है, जिसके ऊपर छत होगी उसे इंडोर कहेंगे ना। तो इंडोर ये होने वाला है, यही सारे काम होने वाले सो, और इसमें जल के लिए भी सेंटर होगा, एथलीट के लिए भी होगा और डाइविंग के लिए भी होगा, ठीक है। इसमें 3 सेंटर होने वाले सो, इसमें जलीय इंडोर सेंटर भी होने वाला है, जलीय इंडोर केंद्र भी इसमें होने वाला सो। इसके अलावा जो एथलीट हैं उनके लिए भी होने वाला है, एथलीट के लिए भी होने वाला है, और जो डाइविंग जो होती है आपके, डाइविंग जो होती है उसके लिए भी होने वाला है, ठीक है। सारे सेंटर इसमें होने वाले हैं। कलिंगा स्टेडियम ठीक आंसर है, और नवीन पटनायक जी जो है उन्होंने शुभारंभ किया इसका, जो कि यहाँ के सीएम है। पता नहीं भाई साहब कब से सीएम है, आप सोच के बताओ, इनसे पहले आपने सीएम कौन से देखे? जो आपके नवीन पटनायक जी जो हैं, इनसे पहले आपने ओडिशा के सीएम कौन सुने?
सुने हैं? मैंने तो नहीं सुना भाई साहब। अगर कोई मुझसे पुराना भी यहाँ पर तो बताओ मुझे कौन सीएम बने इससे पहले जो है, मुझे याद नहीं है भाई साहब कौन बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर ठीक आंसर इसका हो गया है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देश का पहला आपके एथलीट सेंटर आपके स्थापित हुआ है। एक तो आपके बिहार में नीतीश कुमार जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, और एक हमारे ओडिशा में नवीन पटनायक जी। दोनों फिक्स है भाई साहब का, दोनों फिक्स हैं, हिल ही नहीं रहे भाई साहब ना, दोनों फिक्स हैं। बिहार नीतीश कुमार जी और यहाँ पर हाँ बीजू पटनायक का नाम सुना है आपने, देखा नहीं होगा, नाम सुना है। इनके पिताजी थे बेटा ना, इनके पिताजी थे आपके, उनका नाम सुना है आपने पर देखा नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो चुका है, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ओडिशा की बात करूं आपसे, जो ओडिशा है छापना, इसके बारे में 2-3 पॉइंट नोट कर लेना आप लोग जो है। पहली बात तो यहाँ पर सिमिलीपाल, कौन सा सिमिलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा अगर पूछूं आपसे यहाँ के लिख लीजिए, फर्स्ट में लिख लीजिए आपके धानु जात्रा, नुआखाई, धानु जात्रा, नुआखाई, तो नुआखाई, और लिखना आपके कौन सा लिखिए आपके, और रज पर्व जो है वो यहाँ के बड़े फेमस फेस्टिवल है, तीनों छापने। तो यहीं यहीं आपके सूर्य कोणार्क मंदिर छापना यहीं पर स्थित है, यह भी आपको छापना है। इसको हम लोग ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। भीतरकनिका पूछूं आपसे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी यहीं पर सो। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसका जो राउरकेला जो है, राउरकेला में आपके जो स्टील प्लांट है वो स्थापित हुआ था छापना, ये स्थापित हुआ था, और इसकी स्थापना करने वाला कौन था, जर्मनी था, ये भी आपको छापना है। सेकंड जो फाइबर प्लांट थी उसमें स्थापित हुई थी आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने